बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एफसीएमई क्लास। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉस्ट कोड्स। कॉस्ट कोड्स को डिफाइन करने से पहले या कॉस्ट कोड्स को डिस्कस करने से पहले अगर मैं सिर्फ एक वर्ड कोड को डिफाइन करूं या कोड के बारे में बात करूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा देखिए, आपने अपनी जिंदगी में कोड का लफ्ज बहुत सुना होगा। मिसाल के तौर पर मैं इस कोड को इस तरह डिफाइन करता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग पढ़ते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, या जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी पहले दिन से जब अटेंडेंस लगती है तो शुरू शुरू में तो टीचर जो है वो आपकी अटेंडेंस लगाने के लिहाज से आपका नाम बोलता है। जैसे सबसे पहले नाम फॉर एग्जांपल बोला जाए तो जैसे शाहिद महमूद, उसके बाद फिर बोला जाता है जाहिद महमूद, फिर उसके बाद बोला जाता है मोहम्मद आबिद। ऐसे ही इस तरह नाम बोले जाते हैं और जब नाम बोलते हैं तो उनकी हाजिरी लगती जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जी, जिस तरह मैंने सबसे पहले जो नाम बोला था शाहिद महमूद, उसको अगर मैं एक कोड दे दूं, वो कोड क्या होगा? 1। शाहिद महमूद को मैं 1 का कोड दे देता हूँ, जाहिद महमूद को मैं 2 का कोड दे देता हूँ, और आबिद हुसैन को मैं 3 का कोड दे देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर हम इसको रोल नंबर कहते हैं। तो जिस तरह स्टूडेंट्स को उसके नाम बोलने के बजाय उनके रोल नंबर बोल दिए जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उनके कोड यूज किए हैं। और अगर मैं ज्यादा आसानी से लफ्ज यूज करना चाहूं तो उसको मैं क्या कहूंगा? कोड वर्ड यूज किए हैं। जब कभी भी मैं रोल नंबर 1 कहूंगा तो इसका मतलब यही होगा कि शाहिद महमूद है। जब कभी भी मैं रोल नंबर 2 कहूंगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? जाहिद महमूद। और अगर मैं रोल नंबर 3 कहूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? आबिद हुसैन या मोहम्मद आबिद, जो भी कोई नाम मैंने इसके बारे में लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोड का वर्ड हमें आसानी से समझ आ गया कि जब बहुत लॉन्ग वर्ड्स को जब एक शॉर्ट सा नेम दे दिया जाए, शॉर्ट सी सिंबल दे दी जाए, ये शॉर्ट सा रेफरेंस दे दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोड वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट वर्ड्स। कोड वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? सिंबल्स। कोड वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मुख्तसर सा नाम जिसको हम बोल के अपने लॉन्ग वर्ड को बोलने को बार बार हम अवॉइड कर सकते हैं, और वो शॉर्ट सा नाम यूज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। चले, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट कोड्स क्या होते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी अमाउंट जो कि हमने अदा की है किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज पैदा करने के लिए। कोई चीज अदा की है, कोई अमाउंट अदा की है, उस अमाउंट अदा करने को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। हम बहुत सारी कॉस्ट जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। हम अपनी क्लास के अंदर बहुत सारी कॉस्ट के बारे में जिक्र कर चुके हैं, जैसे नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट, नंबर 2 लेबर कॉस्ट, नंबर 3 एफओएच कॉस्ट एंड सो ऑन। हमने मटेरियल कॉस्ट में भी बहुत सारी कॉस्ट का जिक्र किया है। जैसे मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, और इस तरह मटेरियल में इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है। ये सारी हमने जो है वो जिक्र की है। अगर मैं ये कहूं कि मैं बार बार डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहना चाहता, या बार बार मैं इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं कहना चाहता, बार बार मैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर नहीं यूज करना चाहता, या मैं एफओएच का लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, तो फिर मैं इनकी जगह पे जो शॉर्ट वर्ड यूज करूंगा वो शॉर्ट वर्ड क्या कहलाएगा? कॉस्ट कोड्स कहलाएगा। क्योंकि कॉस्ट के भी अब हमने कोड बना दिए हैं, तो फिर ऐसे कोड्स को हम कॉस्ट कोड्स कहेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम थोड़ा सा बुक की तरफ भी जरा तवज्जो करते हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। हमने इसको अंडरस्टैंड तो कर लिया, हमने अब इसको समझ तो लिया कि कॉस्ट कोड्स क्या होते हैं, कोड्स क्या होते हैं। अब हम बुक को देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मैं भी रेफरेंस के तौर पर आज जो है ना वो आपको बता देता हूं कि मैं आमतौर पर F2 बुक यूज किया करूंगा। अब ये F2 से क्या मुराद है? F2 से मुराद ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो किताब है ACCA वालों की, उन्होंने अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक का नाम F2 रखा हुआ है।
तो चले, आज बुक के लिहाज से भी हमने कोड का वर्ड यूज कर लिया कि जब कभी भी मैं F2 कहा करूंगा तो इसका मतलब मैं FCMA के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक की बात किया करूंगा। FCMA के लिए मैं फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो बुक सिलेबस के मुताबिक मैं यूज किया करूंगा। मैं बार बार जो है ना वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कहा करूंगा, मैं क्या कहा करूंगा, एफ। चले, F2 क्या कहती है, पहले कोड को डिफाइन कर रही है। अ कोड इज अ सिस्टम सिंबल डिजाइन टू अप्लाई टू अ क्लासिफाइड सेट ऑफ आइटम्स टू गिव अ ब्रीफ एक्यूरेट रेफरेंस। बहुत जबरदस्त लफ्ज यूज किया है, ब्रीफ एक्यूरेट रेफरेंस, कि एक शॉर्ट सा नाम, बिल्कुल सही नाम, बिल्कुल करेक्ट नाम, लेकिन ब्रीफ सा यूज किया जाएगा। तो ऐसे ब्रीफ से नाम को यूज करने के का मतलब क्या होता है कि हम कोड में बात कर रहे हैं, ठीक है। विच हेल्प्स एंट्री इनटू द record कोलेशन एंड एनालिसिस। वो कहता है कि जो कोडिंग का सिस्टम है या कोड वर्ड यूज करना है, ये किस किस चीज में काम आएगा, तीन चीजों में काम आएगा। किस चीज में, नंबर वन, डाटा एंट्री को जब रिकॉर्ड करते हैं या जब हम एंट्रीज पास करेंगे तो उसमें रिकॉर्ड में हमने कोड को यूज करना है। कैसे यूज करना है इसके बारे में बात करते हैं, कि जिस तरह हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एंट्री पास करते हैं, मसलन हम एंट्री पास करते हैं सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब हम जब कोस्ट कोड की बात करेंगे तो कोड क्या होगा, मसलन हमने सैलरीज को कोड दिया हुआ है 1100, ठीक है, और हमने कैश को कोड दिया हुआ है 0001। तो जब कभी भी हम एंट्री पास करेंगे ना, तो हम सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं किया करेंगे, हम क्या किया करेंगे, 1100 जो कि सैलरीज का कोड है उसको हम डेबिट किया करेंगे, और जो 0001 है वो कैश का कोड है, हम 0001 को जो है ना वो क्रेडिट कर दिया करेंगे। इस तरह हम शॉर्ट वर्ड्स को जो है ना, शॉर्ट सिंबल्स को हम यूज करते हुए डेबिट क्रेडिट किया करेंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त सी एग्जांपल है। अगर हम ये कहें कि जी कोड्स को हमने रिकॉर्ड के तौर पर यूज करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जब कभी भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो हम लफ्जों में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि कोड्स के अंदर हम किस तरह रिकॉर्ड किया करेंगे, सिंबल्स की सूरत में या शॉर्ट वर्ड्स की सूरत में या रेफरेंस के तौर पर हम उसको यूज किया करेंगे। अब हम कभी भी सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया करेंगे, सैलरीज की जगह पे जो उसका कोड जनरेट किया हुआ है 1100 उसको डेबिट किया करेंगे, और कैश के लिए हम क्रेडिट कैश को नहीं किया करेंगे, हम किसको क्रेडिट किया करेंगे, 0001 को क्रेडिट किया करेंगे। तो इसका मतलब हमने वाकई कैश को ही क्रेडिट कर दिया है। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कॉस्ट कोड्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड में भी काम आते हैं, नंबर टू कोलेशन में काम आते हैं, एंड नंबर थ्री एनालिसिस में काम आते हैं। वो कहता है कि डाटा कंपाइलेशन में भी काम आएंगे। जब हम सारे के सारे कॉस्ट को अगर हम एग्रीगेट करेंगे तो हम, इसका मतलब ये है कि हम डाटा कंपाइलेशन में भी इसको यूज करेंगे, और सबसे आखिर में हम डाटा जब एनालिसिस कर रहे होंगे, जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे या हम उसके बारे में किसी भी किस्म की फैसला साजी कर रहे होंगे, तो हमें उसमें कॉस्ट जो है वो, कॉस्ट कोड जो है वो इस्तेमाल होंगे और हमें इसमें मददगार साबित होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट कोड्स को तो हमने बहुत सारा डिफाइन कर लिया, अब हम कॉस्टिंग जो सिस्टम है उसके अंदर कोड्स की बात कैसे करेंगे। तो मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी भी कॉस्ट कोड्स के सिस्टम को लॉन्च किया जाता है कंपनी के अकाउंट्स के अंदर या कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर, जब लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का कोड बनाना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में डिसाइड करना पड़ता है। तो आज आप ये नोट कर लें कि सबसे पहला काम आपने कोडिंग करने के लिए या कोड्स बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि हमारा कॉस्ट सेंटर क्या है। जब हमें कॉस्ट सेंटर का पता चल जाएगा तो फिर हम उसका कोड बनाएंगे। जब कॉस्ट सेंटर का पता चल जाएगा, तो जब उसका कोड बन जाएगा तो फिर उसके बाद जितने भी चीजें हैं उनके कोड्स बनेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, कॉस्ट कोड। और कॉस्ट कोड में सबसे पहली चीज क्या है, आपका कॉस्ट सेंटर। आपको इस चीज के बारे में पता है कि कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन क्या है। कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट या एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसा
एरिया जो कि कंपनी की कॉस्ट इनकर करने का बाइस बन रहा है, ऐसे सेंटर को या ऐसे डिपार्टमेंट को या ऐसे प्रोजेक्ट को या एक ऐसी जगह जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करवा रही है, उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि कॉस्ट सेंटर को सबसे पहले कोड देना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम बाकी कोड देंगे। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ताकि जो है ना वो कॉस्ट सेंटर की जो बात है वो आपके सामने रखूं और आपको मजीद समझ आ जाएगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है, कॉस्ट कोड एग्जांपल है। वो कहता है कि इफ अ कॉस्ट रिलेट टू अ मशीन ग्रुप 7, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि कॉस्ट सेंटर को जो है ना वो हमने कोड देना है। तो हमारे इस इलिस्ट्रेशन के अंदर जो कॉस्ट सेंटर है उसका जो डिटेल नेम है वो क्या है, मशीन ग्रुप 7। अब वो ये कहता है कि मशीन ग्रुप 7 जो है, द कॉस्ट सेंटर कोड माइट बी 07। वो कहता है कि मैं बार बार लफ्ज मशीन ग्रुप 7 नहीं कहा करूंगा, ये मेरे लिए बहुत लंबा सा वर्ड है। मैं इसको एक शॉर्ट नेम देना चाह रहा हूं, और वो शॉर्ट शॉर्ट नेम क्या है, वो है 07। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉस्ट सेंटर जो है वो हमारा 07 हुआ करेगा। और फिर उसके बाद वो कहता है कि इफ द कॉस्ट रिलेट टू द कैंटीन, द कॉस्ट सेंटर कोड माइट बी 16। अब वो कहता है कि एक और भी कॉस्ट सेंटर है जो कि पैसे खर्च करवा रहा है, कंपनी के पैसे जो है ना वो कॉस्ट इनकर करवा रहा है, और उस कॉस्ट सेंटर का नाम क्या है, कैंटीन। अब वो बार बार लफ्ज कैंटीन यूज नहीं किया करेगा, तो कैंटीन की जगह पे कौन सा कोड यूज किया करेगा, 16 जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। 16 कहा करेंगे तो समझ जाया करेंगे कि कैंटीन की बात कर रहे हैं। 07 कहा करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि मशीन ग्रुप 7 की बात कर रहे हैं। तो ये थी छोटी सी एग्जाम्पल, बड़ी आसान सी एग्जाम्पल, जो कि हमने कॉस्ट सेंटर के लिहाज से बात की है। और हमने ये थोड़ी देर पहले ये बात की है कि हम सबसे पहले कोड किसको दिया करेंगे, कॉस्ट कोड जो दिया करेंगे वो किसको दिया करेंगे, कॉस्ट सेंटर को दिया करेंगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जेनेरिक और फंक्शनल कोड क्या होते हैं। जेनेरिक का लफ्ज जो है ना वो जनरल से है। जेनेरिक का मतलब ये है कि एक ऐसा कोड हमने देना है जो कि एक जनरल सा कोड देना है। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि अगर हम मटेरियल कॉस्ट को कोड देना चाहते हैं, तो मटेरियल कॉस्ट कोड जो कोड दिया जाएगा वो दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल 0002। अब इसके अंदर मजीद भी तो मटेरियल हो सकते हैं। तो अब जो मजीद मटेरियल हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल को जो मेन नाम दिया जाएगा वो जेनेरिक कोड होगा, लेकिन बहुत सारे मटेरियल हम अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे होते हैं, तो उनको जो है ना वो एक स्पेसिफिक नेम दिया जाएगा। जब जनरल नेम देने की बात करेंगे तो हम जेनेरिक कोड कहलाएंगे, और जब हम स्पेशल नेम देने की बात करते हैं तो उसको हम स्पेसिफिक कोड कहा करेंगे। तो जेनेरिक और फंक्शनल कोड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा है कोड जो कि जनरल कोड है, एक अम्ब्रेला कोड है। मींस कि इस अम्ब्रेला के अंडर जो कोड यूज करेंगे वो स्पेसिफिक कोड होंगे, लेकिन उस अम्ब्रेला को जो हम कोड देंगे वो क्या होगा, जेनेरिक कोड होगा। ठीक हो गया। जैसे मैं ये कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पर कि जी मटेरियल जो है वो उसको हमने क्या क्या कोड दिया था, 0002 का कोड दिया था। तो अब हम ये कहेंगे कि उस मटेरियल के अंदर मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, मटेरियल सी है। ठीक है। तो अब मटेरियल ए, बी और सी को अलग कोड देंगे तो वो आपका स्पेसिफिक कोड बन जाएगा। लेकिन तीनों का जो कंबाइंड नाम है वो क्या होगा, मटेरियल, और मटेरियल को कोड कौन सा दिया है, 0002 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, जेनेरिक कोड है। ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है अब आपको इसकी ज्यादा समझ आ चुकी होगी। एक एग्जाम्पल के जरिए भी इसको समझ लेते हैं ताकि आपको ज्यादा आसान लगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इफ एन एग्जाम्पल sorry if an expense for the machine group 7 is for oil, is the code might be 07 for the cost center and followed by 234 represent the indirect material। लो जी, बहुत जबरदस्त बात कर दी उसने। वो कहता है कि जी जो कॉस्ट सेंटर है मशीन ग्रुप 07, उसको कोड दिया है 07 का, और उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है या कोई भी किसी भी किस्म का मटेरियल यूज हो रहा है, उसको कोड दे दिया है हमने 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कॉस्ट सेंटर को कोड दिया, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल को कोड दिया। अगर हम इसको पढ़ना चाहें, इस कोड को पढ़ना चाहें, तो इस तरह पढ़ सकते हैं 0723।
0723, 07 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट सेंटर को। और 23 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनडायरेक्ट मटेरियल को। साथ ही वो इसको इलेबोरेट कर रहा है, इफ एन एक्सपेंस ऑफ द कैंटीन इज आइडेंटिफाइड एंड फ्रोजन पीस देन इट कॉस्ट कोड माइट बी 16। जाहिर है कैंटीन को कोड क्या दिया था हमने थोड़ी देर पहले? 16। और ये था कॉस्ट सेंटर का कोड। और फिर उसके बाद 02 किसको दिया है? फूड को दिया है। तो फूड के लिहाज से जो कोड दिया जा रहा है 02 है। तो जब पूरे कोड को पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ा जाएगा? 1602। ठीक हो गया? हाँ जी। अब हम स्पेसिफिक कोड्स की बात करते हैं। स्पेसिफिक कोड्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक कोड का मतलब ये होगा कि मजीद जो भी अम्ब्रेला के अंडर जो मटेरियल होगा या अम्ब्रेला के अंडर जो कोड होगा उसको हम स्पेसिफिक कोड्स कहेंगे या पर्टिकुलर कोड कहेंगे। जैसे मैं इलस्ट्रेशन पे ही चलता हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाएगी। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि मशीन ग्रुप 7 को क्या कोड दिया था? 07। हमने ऑयल को क्या क्या कोड दिया था? 23। अब हम मजीद इससे आगे एक और मटेरियल की बात पढ़ेंगे और वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कोड। दिस रिप्रेजेंट द मशीन को ग्रुप 07 एंड डायरेक्ट मटेरियल 23 और एन ऑयल फॉर द 4। वो कहता है कि जी हमारे पास अब तीन किस्म के कोड इकट्ठे हो गए हैं। 07 किसको देंगे? मटेरियल मशीन ग्रुप 7 को। 23 किसको देंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल को। और इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर ऑयल को क्या कोड देंगे? 04। और अब ये टोटल सारे का सारा कोड कैसे पढ़ा जाएगा? 072304। अब ये सारे के सारे वर्ड्स जब हम पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा कि मशीन ग्रुप 7 के अंदर इंटरेक्ट मटेरियल खरीदा गया है या यूज किया गया है और उसमें ऑयल यूज किया गया है और ऑयल का कोड क्या है? 0। चलिए अब हम एक और एग्जांपल के साथ बात करते हैं। एक और कोड लिखा हुआ है, द फ्रोजन पीस फॉर द कैंटीन माइट बी कोडेड एज 16 02 119। अब यहां पर 16 से क्या मुराद है? कैंटीन का कोड। 02 से क्या मुराद है? फूड परचेजेस का कोड। और 119 से क्या मुराद है? फ्रोजन पीस। तो जब हम इन सारे वर्ड्स को इकट्ठा जब कोड की सूरत में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 16 02 19। चलिए मेरे ख्याल में अब आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल बल्कि एक क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 11 करते हैं और यहाँ पर भी हम काफी सारी चीजों डिस्कस। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और मेरे ख्याल में आप भी मेरे साथ जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं साथ साथ आपको गाइड भी करूंगा। अ कॉस्ट कोडिंग सिस्टम इन सच that the first two letters of the code represent the cost center। वो कहता है कि पहले दो जो लेटर्स हैं वो कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करेंगे और द थर्ड लेटर, तीसरा जो लेटर है वो किस चीज को शो कर रहा है? वो टाइप ऑफ एक्सपेंस को शो कर रहा है। एंड द फोर्थ लेटर द डिटेल ऑफ द एक्सपेंस। वो कहता है कि एक्सपेंस की डिटेल जो है वो शो करवाना है। अच्छा, अब कोड्स आर एज फॉलोज। वो कहते हैं कि जो एस है वो सेल रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेंस है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेंस है। और ईडी क्या है? ईस्टर्न डिवीजन है। और पी का मतलब क्या है? पेट्रोल। तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना आपने वैसे वैसे ही इसको डिफाइन करना है। वो कहता है कि फर्स्ट टू लेटर ऑफ द कोड रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट सेंटर। अब हमारा कॉस्ट सेंटर क्या होगा? इन तीनों में से कॉस्ट सेंटर क्या होगा? एस होगा, ईडी होगा या पी होगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो कह रहा है कि फर्स्ट टू लेटर्स, पहले जो दो लेटर हैं वो कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास पहले दो लेटर्स कौन सी हैं? ईडी। ठीक है, तो ईडी क्या हो जाएगा? हमारा कॉस्ट सेंटर। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है वो कि द थर्ड लेटर टाइप ऑफ एक्सपेंस। वो कहता है कि टाइप ऑफ एक्सपेंस को शो कर रहा है। ठीक है,
और टाइप ऑफ एक्सपेंस क्या है आपका, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेंसेस हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, आखिरी क्या है, फोर्थ लेटर क्या है, डिटेल ऑफ एक्सपेंस, और डिटेल ऑफ एक्सपेंस क्या है, पेट्रोल। तो अब हमारा पूरे का पूरा कोड क्या बन जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस्ट सेंटर का कोड ईडी, फिर हम एक्सपेंस की टाइप बताएंगे वो क्या है एस, और फिर उसके बाद डिटेल बताएंगे तो वो क्या है पेट्रोल। तो अब पूरे का पूरा कोड क्या बन जाएगा, ईडी, उसके बाद एस, उसके बाद पी, और पूरे का पूरा कोड क्या हो जाएगा, EDSP। और हम क्वेश्चन को अपने इधर से सॉल्यूशन के जरिए भी देख लेते हैं, तो वो लिखा हुआ है EDSP। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि कोडिंग सिस्टम क्या होता है। अच्छा, कोडिंग सिस्टम से क्या मुराद है, ये बात याद रखें, जब कभी भी सिस्टम की बात की जा रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कौन सा तरीकेकार यूज करना है कोड्स बनाने का। मेरी लाइन दोबारा याद रख लें कि कोड बनाने का जो तरीकेकार है, या कोड का जो तरीकेकार यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे, उसको हम सिस्टम कहेंगे। तो कोडिंग सिस्टम से क्या मुराद हुआ कि बहुत सारे सिस्टम होंगे, उसमें से कोई एक सिस्टम, कोई एक मेथड या कोई एक तरीकेकार कंपनी यूज कर रही होगी। सारे मेथड, सारे सिस्टम या सारे तरीकेकार कंपनी यूज नहीं कर रही होगी। हर कंपनी डिफरेंट मेथड यूज कर सकती है, हर कंपनी कोडिंग के डिफरेंट तरीकेकार यूज कर सकती है, एक वक्त में एक ही सिस्टम यूज करेगी। चले, तो चूंकि अब हमने बात कर ली है कि बहुत सारे कोडिंग के सिस्टम हो सकते हैं, तो कुछ लोग जो है वो सिक्वेंशियल कोडिंग सिस्टम यूज करेंगे, कुछ लोग ब्लॉक कोड्स यूज करेंगे, कुछ लोग हेरारिकल कोड यूज करेंगे, और कुछ कंपनी सिग्निफिकेंट डिजिट कोड यूज करेंगी, और कुछ कंपनी फेसेटेड कोड यूज करेंगी। ठीक है, और सबसे आखिर में न्यूमेरिक कोड यूज करेंगी, न्यूमेरिक कोड यूज करेंगी। तो चले, अब हम एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं, ताकि हम इसके मेथड से हम वेयर वेल नॉन हो सकें और हम यूज करने के काबिल हो सके। सिक्वेंशियल कोड। अच्छा, जब हम सिक्वेंशियल कोड की बात करते हैं ना, तो सिक्वेंशियल कोड का सिंपल मतलब क्या है, सीक्वेंस में कोड लिखना, सीक्वेंस में कोड लिखना। अगर मैं कहूं आपको थोड़ी देर पहले, जिस तरह मैंने कहा कि जी रोल नंबर 1 जो है वो शाहिद महमूद का है, रोल नंबर 2 जो है वो जाहिद महमूद का है, तो इसका मतलब क्या है, मैं सीक्वेंस में बात कर रहा हूं। अच्छा, ये सीक्वेंस जो है वो कोडिंग सिस्टम के किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और वो अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल होंगे तो 1 2 3 की सूरत में होंगे, और अगर वो अल्फाबेट की सूरत में होंगे तो ABCD की सूरत में होंगे। मींस कि हम जब कभी भी कोड बनाया करेंगे, तो वो हम कोड क्या बनाया करेंगे कि स्टार्ट से एंड की तरफ जाएंगे। तो जब कभी भी स्टार्ट से एंड की तरफ कोडिंग सिस्टम बनाया जाता है, तो उसको हम सिक्वेंशियल कोड कहते हैं। बुक को देखते हैं कि बुक क्या कहती है। दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कोड, इट सिंपली मीन्स द ईच कोड फॉलोज अ न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। बहुत सिंपल बात उसने कर दी है, जिस तरह मैंने बताई आपको कि न्यूमेरिकल कोड भी दिए जा सकते हैं, अल्फाबेटिकल कोड भी दिए जा सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में देंगे। जैसे सीक्वेंस से क्या मुराद हुआ, मैं अगर कहूं कि जी मैं ये कह सकता हूं कि मटेरियल को मैं 1 कोड दे देता हूँ, लेबर को मैं 2 कोड दे देता हूँ, FOH को मैं 3 कोड दे देता हूँ। इसका मतलब मैंने तरतीब से जो है वो कोड दे रहा हूँ, और मैंने तरतीब वही रखी है, 1 2 3 रखी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर से मैं इसको मिस नहीं करूंगा, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिक्वेंशियल कोड। मेरे ख्याल में इतना जो आपको मैंने बताया, इसकी समझ आ गई होगी। एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं ताकि हम इसको मजीद समझ सकें। वो कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, लेट अस एज्यूम वी आर मेकिंग अ कोडिंग लिस्ट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, वी कुड गिव आवर फर्स्ट कैटेगरी से मोटर एक्सपेंस। वो कहता है कि मोटर एक्सपेंस को कोड देना है। हमारा सबसे पहला खर्चा जो हुआ है वो मोटर एक्सपेंस है, मैंने उसको कोड दे दिया 001। Our next type of expense, say electricity, would be code 002। अब देखें वही तरतीब आ रही है ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो इस तरह हमारे कोड जो है वो बढ़ते 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 वो कहते हैं कि 999 तक जा सकते हैं। ठीक हो गया, चलें, अब हम बात करते हैं ब्लॉक कोड्स की। अच्छा, ब्लॉक कोड से क्या मुराद है।
ये बात याद रखें कि ब्लॉक कोड का अगर हम सिंपल लफ्ज को सीखना चाहें तो वो ये होता है कि एक खास डिजिट जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है किसी भी एरिया को। जैसे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एरियाज लिखे हुए हैं, जैसे एक्सपेंस है, जैसे रेवेन्यू है, जैसे एसेट्स हैं, एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या इक्विटी है। वो कहता है कि ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास एरियाज हैं जिनको हम कोड दे सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपको, एक्सपेंस को उसने टेट्रा जीरो का कोड दिया है। अब ये टेट्रा जीरो का मतलब क्या हुआ? टेट्रा जीरो का मतलब ये हुआ कि ये एक मेन कोड है जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ एलोकेट किया है एक्सपेंस को। तो टेट्रा जीरो या जीरो से जो भी कोई स्टार्ट होगा तो वो एक्सपेंस के लिए ही होगा। ठीक है। अब एक्सपेंस के अंदर भी बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहां से लेके कहां तक जो है वो एक्सपेंस है। तो वो ये कहता है कि जीरो 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 टेट्रा जीरो से लेके और ये कहां तक जाएगा? 999 तक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 999 तक जो कोड है, जीरो जीरो से स्टार्ट होकर 999 तक जो कोड है, तो ये कोड एक्सपेंस को दे रहे हैं। तो एक्सपेंस को जो कोड दिया जा रहा है वो ब्लॉक कोड है। मतलब एक खास ब्लॉक जो है वो दे दिया है हमने एक्सपेंस को। दूसरा खास ब्लॉक हमने दे दिया रेवेन्यू को। तीसरा खास ब्लॉक दे दिया है हमने नॉन करंट एसेट को। मैं और एग्जांपल के साथ बात करता हूं। जो मैंने कहा था कि जीरो 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 से लेके 999 तक जो है वो एक्सपेंस को कोड दिया है, तो इसके दरमियान जितने भी कोड्स यूज करेंगे हम सारे एक्सपेंस के लिए यूज करेंगे। उससे अगला कोड क्या होगा? 999 से आगे है 1000। 1000 से लेके 1099 तक हमने कोड किसको देना है? सिर्फ रेवेन्यूज को देना है। इसके अंदर और किसी चीज का जिक्र नहीं करना, सिर्फ हमने रेवेन्यूज का जिक्र करना है। फिर उसके बाद देखिए, नॉन करंट एसेट्स को हमने कोड दिया है 2000 का। 2000 से स्टार्ट लेंगे और 2099 तक, मींस 2999 तक हम कोड किस चीज को देंगे? नॉन करंट एसेट्स को। इसका मतलब है कि एक खास एरिया हमने एलोकेट कर दिया। अगर मैं आपको यहां पर लिख लिख कर बता दूं तो मेरा ख्याल है ये अ, बेजाना होगा। जैसे जीरो से लेके 99, जीरो से लेके 999 तक कोड जो दिया है हमने किसको दिया? एक्सपेंसेस को दिया है। अब 999 से अगली डिजिट कौन सी होगी? 1000। तो 1000, जिस तरह ये साइड पर भी लिखा हुआ है, एक्स रेवेन्यूज के साइड पे लिखा हुआ 1000, और ये यहां से जाएगा 1999 तक। जो 1999 तक जो कोड जाएंगे, ठीक है। अब ये जो खास एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको क्या कहेंगे? ब्लॉक कहेंगे। ठीक हो गया। अब आपको इसकी ज्यादा अच्छी समझ आ गई होगी। जैसे नॉन करंट एसेट्स को उसने 2000 का कोड दिया है, तो ये चलता चलता कहां तक जाएगा? 2000 से लेके 2999 तक जाएगा। और अब अगर मैं कहूं आपको कि 2000 से लेके 2999 को क्या कहेंगे, तो मैं आपको आसानी से बता सकता। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अब आपको ये समझ आ गया होगा। उससे आगे चलते हैं। हेरारिकल कोड, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कोड है। और ये जो सिस्टम है, कुछ कंपनीज जो है ना वो हेरारिकल कोड सिस्टम यूज करती हैं, कुछ कंपनीज जो है ना वो ब्लॉक कोड यूज करती हैं, कुछ कंपनीज जो है वो सिक्वेंशियल कोड यूज करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हेरारिकल कोड क्या होता है। हेरारिकल कोड का मतलब ये होता है कि जिस तरह हम ये देखते हैं ना, एक स्ट्रक्चर बनाया होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे पहले जो एम्ब्रेला होती है वो क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट के लिहाज से हम बात कर लेते हैं। एक होता है मैनेजर,
उसके अंडर जो है ना वो दो डिप्टी मैनेजर काम कर रहे हैं। तो जब दो डिप्टी मैनेजर उसके अंडर काम करेंगे तो वो फिर डिप्टी मैनेजर के अंडर कौन लोग काम कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे कौन से लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लेवल ऑफ हायरार्की है। लेवल ऑफ क्या है, हायरार्की है। इसी तरीके से कोडिंग जब सिस्टम बनाया जाता है तो उसको भी इसी हायरार्की सिस्टम के तहत बनाया जाता है। सबसे बड़ा सबसे ऊपर, उससे छोटा उससे नीचे, उससे छोटा उससे नीचे, उससे छोटा उससे नीचे, तो इस तरह ये हायरार्की बनाई जाती है। ठीक है, मैं इसको मजीद एक एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह हमारे सवाल के अंदर जो है ना वो हायरार्किकल कोड किस तरह दिए हुए हैं। वो कहता है कि जी वन रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू को, हम रेवेन्यू को वन कहते हैं। अब रेवेन्यू बहुत सारे एरियाज में से हम अर्न कर सकते हैं। अगर हम बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है तो हमारे रेवेन्यूज जो हैं वो फॉर एग्जांपल यूके से भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूएस से भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना से भी आ रहे हैं। अगर मैं कहूं आपको कि मैंने यूके को कोड देना है कि यूके से भी हम रेवेन्यू कमा रहे हैं, यूएसए से भी रेवेन्यू कमा रहे हैं और चाइना से भी रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो अब हम इनको अलग अलग कोड देना चाहेंगे तो वो कैसे देंगे। वन का मतलब क्या है, रेवेन्यू, लेकिन 1.1 का मतलब क्या है, यूके। मींस कि जो 0.1 का एडिशन हुआ है वो किस चीज का एडिशन हुआ है, सिर्फ यूके के लिए। अब हम जब कभी भी 1.1 कहा करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि पहले वन का मतलब क्या है कि रेवेन्यू वाला कोड है, और 0.1 का मतलब क्या है, यूके का रेवेन्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.1 क्या हुआ, पैसा रेवेन्यू के तौर पर हासिल किया जा रहा है लेकिन यूके से हासिल किया जा रहा है। और अगर हम दूसरा कोड देना चाहें 1.2, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन वन का मतलब रेवेन्यू और 0.2 का मतलब क्या हुआ, यूएसए। और अगर हम सिर्फ यूएसए की बात करें तो वो 0.2 का जिक्र करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1.2 का मतलब क्या लिया करेंगे, हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम यूएसए। और तीसरा क्या होगा, 1.3। आप जल्दी से समझ गए होंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम चाइना को हमेशा हम पढ़ा करेंगे 1.3। अब देखें, ओनली वन जो था, ये देखें, ये वन मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं। ये वन जो है हमेशा रेवेन्यू का जिक्र किया करेगा, लेकिन 1.1 किस चीज का जिक्र किया करेगा, यूके का। 1.2 किसका जिक्र किया करेगा, यूएस का। और 1.3 का मतलब क्या क्या होगा, चाइना। कि रेवेन्यू तो कमाया जा रहा है लेकिन यूएसए से भी कमाया जा रहा है, यूके से भी कमाया जा रहा है और चाइना से भी कमाया जा रहा है। जब सबको कंबाइन किया जाएगा तो एक ही वर्ड बनेगा, वो क्या बनेगा, वन। और जब इनको अलग अलग डिस्कस किया जाएगा तो वो क्या बनेगा, 1.1, 1.2, 1.3। और जब हम इस तरीके से जब हम कोड्स का जिक्र करेंगे तो वो बन जाएगा आपका हेरारिकल कोड। अब हम इसको और मजीद जो है ना वो खोल कर बयान करते हैं कि हेरारिकल कोड और किस तरह बन सकता है। थोड़ा सा हम नीचे से इसको डिस्कस करें। 1.1.1 लिखा हुआ है, वो कहता है पहले वन का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू। दूसरे 0.1 का मतलब क्या हुआ, यूके। और तीसरे 0.1 का मतलब क्या हुआ कि हम लैपटॉप की सेल कर रहे हैं। तो जो आखिरी 0.1 लिखा हुआ है वो लैपटॉप की सेल है। तो जब कभी भी हम 1.1.1 लिख पढ़ा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है यूके से, और यूके के अंदर क्या बेच करके रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, लैपटॉप। अब हम बात करते हैं 1.1.2। वो कह रहा है कि 1.1.2 का मतलब क्या होता है, तो वो कहता है कि पहले वन का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू। दूसरे वन का मतलब क्या हुआ, यूके। लेकिन 0.2 का मतलब क्या हुआ, फोटो कॉपियर सेल। अब जब कभी भी हम ये कहा करेंगे ना कि फोटो कॉपियर की सेल कितनी हुई है और यूके में कितनी हुई है, तो हम कहा करेंगे कि हम 1.1.2 की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम बात कहेंगे 1.2.1, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला वन का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू। दूसरे टू का मतलब क्या हुआ, यूएसए। और 0.1 का मतलब क्या हुआ आपका, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि लैपटॉप की सेल हो रही है, लेकिन कहाँ पे बैठ के हो रही है, यूएसए में बैठ के हो रही है। तो 1.1.2.1 का मतलब क्या हुआ, सेल फ्रॉम यूएसए फॉर द लैपटॉप। और 1.3.2 का मतलब क्या हुआ कि पहले वन का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू। थ्री का मतलब क्या हुआ, चाइना। और टू का मतलब क्या हुआ, फोटोकॉपियर। तो इसका मतलब ये होगा कि जब कभी भी चाइना की फोटोकॉपियर की सेल की बात की जाएगी तो 1.3.2 की बात की जाएगी। मेरे ख्याल में अब आपको हेराडिकल कोड जो है ना वो इजीली समझ आ चुके होंगे। मैं इससे आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। सिग्निफिकेंट डिजिट कोड। सिग्निफिकेंट डिजिट कोड क्या होते हैं,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोड का सिस्टम है जो कि अक्सर कंपनीज जो हैं वो यूज करती हैं। हम इसको थोड़ा सा बुक से भी जो है ना वो कंसल्ट करते हैं और उसको एग्जाम्पल के जरिए भी साबित करते हैं। अ सिग्निफिकेंट डिजिट कोड इज अ कोड दैट कंटेन इंडिविजुअल डिजिट एंड लेटर्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फीचर्स ऑफ द कोड आइटम। ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई। वो कहता है कि किसी भी वर्ड को, ये किसी भी बड़े सारे जो है ना वो वर्ड को हम छोटे से कोड की सूरत में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि जो 2000 का कोड है वो किस चीज को शो कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास जो 2000 का कोड है वो किस चीज को शो कर रहा है, पेपर फाइल डिवाइडर को शो कर रहा है। वो कहता है कि जब कभी भी 2000 की बात की जाएगी तो इसका मतलब ये होगा पेपर फाइल डिवाइडर का हम जिक्र कर रहे हैं। हम बार बार पेपर फाइल डिवाइडर नहीं लफ्ज यूज किया करेंगे, हम जब भी इसको यूज करेंगे कोड की सूरत में तो 2000 कह दिया करेंगे। ठीक है। अब 2010 का मतलब क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि जी पहले 2000 का मतलब तो क्या हुआ, पेपर फाइल डिवाइडर। लेकिन 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 की पैकिंग वाले को हम 2010 कहा करेंगे, 20 की पैकिंग वाले को हम 2020 कहा करेंगे, और 30 की पैकिंग वाले को हम क्या कहा करेंगे, 2030। अब जब कभी भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट कोड की बात किया करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पैकिंग वाले को हम 2010 कहा करेंगे। ये जो 2010 का है इसी को ही हम सिग्निफिकेंट डिजिट कोड कहते हैं। जब हम 20 की पैकिंग वाले को कहा करेंगे तो फिर हम क्या कहा करेंगे, 2020। और जब हम 2030 का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब 30 की पैकिंग वाला ये कोड है। तो एक सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स एक खास पर्टिकुलर चीज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं कोडिंग सिस्टम में तो उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट कोड कहते हैं। चलें जी। अ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। आपने ये नाम जो है वो थोड़ा ही सुना होगा, फेसिटेड कोड। क्या होता है फेसिटेड कोड? बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो कहता है कि जब कभी भी हम एक ऐसा कोडिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं जिसमें हमारी जो कोडिंग सिस्टम है वो मजीद खुलता जाता है, मजीद जो है वो फेसिटेड मींस कि उसको बहुत सारे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक ऐसा कोड जो कि बहुत सारी फील्ड्स में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन में उसको जब डिवाइड किया जाता है तो ऐसे सिस्टम को हम फेसिटेड कोड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसको एग्जांपल के जरिए ज्यादा आसान समझूंगा ना। जैसे वो कहता है कि 01, 01 किस चीज को शो कर रहा है, यहां पर 01 से क्या मुराद है, यूरोप। अगले 01 से क्या मुराद है, सेल्स। और अगला जो कोड है 0244, उसका मतलब क्या है, सैलरीज। अब वो कहता है कि जी 01 क्या है, एक रीजन का कोड है। फिर अगले 01 का मतलब क्या है, एक डिपार्टमेंट का कोड है। और फिर उसके बाद जो कोड है वो एक्सपेंस का कोड है। तो जब कभी भी हम कहा करेंगे 00, 01, 01, 02, 44, तो इसका मतलब क्या होगा कि यूरोप के एरिया की सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरीज का जिक्र किया जा रहा है। फिर हम क्या कहेंगे, 02 का मतलब क्या है कि एशिया, रीजन के हिसाब से क्या है, एशिया। ठीक है। और 02 का मतलब क्या है, प्रोडक्शन। और 0425 का मतलब क्या होगा, नेशनल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम एशिया के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नेशनल इंश्योरेंस एक्सपेंस की बात कर रहे होंगे तो हम कोड वर्ड क्या यूज करेंगे, 02, 02 और 0245। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम तीसरे कोड की बात करते हैं। तीसरे रीजन का नाम है यूएसए। यूएसए को क्या कोड देंगे, 03। यूएसए के अंदर पर्सनल एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे, 03। और उसके अंदर जो हमने पेंशन कंट्रीब्यूशन के अखराजात की बात की है तो उसको कोड क्या देंगे, 0246। और हम अब ये सारा कोड कैसे पढ़ेंगे, 03, 03, 0246। ठीक हो गया। तो जब कभी भी हम किसी भी कोडिंग सिस्टम में बहुत सारी फील्ड्स का जिक्र एक साथ करते हैं तो एक साथ जिक्र करने को हम क्या कहते हैं, फेसिटेड कोड सिस्टम। ठीक हो गया। और आखिरी जो चौथा है, चौथा कोड जो लिखा हुआ है, जैसे 04 लिखा हुआ है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। अगला 04 किसको रिप्रेजेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगला 02, 0247 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बोनस को। तो इसका मतलब ये होगा कि अ, अफ्रीका भी एक फील्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक फील्ड है, और बोनस भी एक फील्ड है। जब हम इन सारों को इकट्ठा यूज करेंगे तो फिर कोड क्या बन जाएगा,
अगेन 04 और फिर होगा 0247। अब ये सारे के सारे कोड को जब इकट्ठा यूज करेंगे तो ये हमारा कोडिंग सिस्टम बन जाएगा। और पहले 4 का मतलब क्या हुआ, 04 का मतलब क्या हुआ, अफ्रीका। दूसरे 04 का मतलब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन। और आखिरी 0247 का मतलब क्या हुआ, बोनसेस। तो ये जब हम सारे कोड को जो है ना इकट्ठा पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फेसिटेड कोड कहलाएगा। चलें जी, यहाँ नीचे थोड़ी सी उसने एक्सप्लेनेशन भी दी है, मैंने आपको कोशिश तो की है समझाने की। इंशाल्लाह आप भी इसको जब पढ़ेंगे तो आपको भी समझ मजीद आ जाए। निमोनिक कोड, आखिरी जो हमारा कोडिंग सिस्टम है, निमोनिक कोड है। अच्छा, निमोनिक कोड बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। निमोनिक कोड का मतलब क्या होता है कि किसी भी खास एब्रीविएशन को यूज करते हुए हम कोडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, कोई भी। जिस तरह हम नॉन करंट एसेट्स का अगर हम शॉर्ट वर्ड यूज करें तो पहले एन का मतलब क्या हुआ, नॉन। और करंट करंट के लफ्ज में से कौन सा वर्ड पिक करेंगे, सी। और एसेट में से कौन सा वर्ड पिक करेंगे, ए। तो अब ये शॉर्ट वर्ड क्या बन जाएगा, एनसीए। तो जब कभी भी हम एनसीए का जिक्र कर रहे होंगे तो हमारी कंपनी के अंदर इस चीज के बारे में जो है ना वो सिस्टम पहले से बन चुका है। हम जब कभी भी एनसीए कहेंगे तो हम नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे होंगे। जब हम ई एक्सपी की बात करेंगे तो हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे। जब हम आर ई वी की बात करेंगे तो हम रेवेन्यू की बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मिलते जुलते एब्रीवेटेड वर्ड्स यूज करना जिसके जरिए हमारा कोडिंग सिस्टम बन जाए, तो ऐसे कोडिंग सिस्टम को निमोनिक कोड सिस्टम कहते हैं। चलें जी, अब हम कुछ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 12 है, इसमें सारे का सारा आपका थियोरेटिकल आपसे अंडरस्टैंडिंग पूछी गई है कि आपने एक्सप्लेन करना है सीक्वेंस कोड किसे कहते हैं, ब्लॉक कोड्स किसे कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट कोड किसे कहते हैं, और फैसेटेड कोड किसे कहते हैं। मेरे ख्याल में ये सारे का सारा जो है ना वो सेल्फ इलेबोरेटिव है। और आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो खुद करना चाहिए, खुद ट्राई करना चाहिए। पहले इसको जो है वो पढ़ लेना चाहिए, फिर इसको मेमोराइज कर लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें, और फिर उसको एक्सप्लेन करें ताकि जो है ये क्वेश्चन आपका हो जाए। मैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 13 करवा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के सवाल जो हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं, और आप इसके जरिए एक अच्छे जो है ना वो नंबर हासिल करने का जरिया बन सकते हैं। चलें तो हम ये सवाल करते हैं, द कंपनी ऑपरेट फ्रॉम 3 मेन साइट्स इन एनालाइजिंग इट्स ओवरहेड। वो कहता है कि कंपनी अपनी बहुत सारी साइट्स जो है ना वो चला रही है। इस सवाल के अंदर 3 किस्म की साइट्स चल रही हैं, या 3 किस्म के एरियाज हैं जहां जहां पे फैक्ट्री जो है ना वो काम कर रही है। मींस 3 शहरों में भी हो सकता है, 3 मुल्कों में भी हो सकता है, ठीक है। इन एनालाइजिंग इट्स ओवरहेड कॉस्ट इट यूजेस, वो कहते हैं कि जो ओवरहेड कॉस्ट ये यूज कर रहे हैं, अ 9 डिजिट कोडिंग सिस्टम, उनका 9 डिजिट कोडिंग सिस्टम है। अब ये आप जेन में रख लें कि जो हमारा अब कोड बनेगा वो 9 डिजिट्स का होगा। जब तक 9 डिजिट पूरे नहीं होंगे हमारा कोडिंग का सिस्टम जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। अ सैंपल फ्रॉम द कोडिंग मैनुअल शोज, वो कहता है साइट को उन्होंने नाम दिया है विटबाई, स्कारब्रो और यॉर्क। अच्छा, अब साइट जो विटबाई है उसको नाम, उसका जो कोड बनाया हुआ है उन्होंने 100 रखा हुआ है। स्कार ब्रो का क्या रखा हुआ है, 200। यॉर्क का क्या रखा हुआ है, 300। एक्सपेंडिचर जो टाइप है उसमें नाम क्या है, रेट, लेकिन कोड क्या दिया हुआ है, 410। पावर को 420, हीट एंड लाइट को 430, ट्रेवल कॉस्ट को उसने 500, और टेलीफोन एंड पोस्टेज को उसने 520 का कोड दिया हुआ है। अब हम फंक्शन के कोड की बात करते हैं। परचेजिंग को 600, फाइनेंस को 610, प्रोडक्शन को 620, और सेल्स को 630 का कोड दिया हुआ है। ये तो उन्होंने अपना कोडिंग डिफाइन की हुई है। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, वो कहता है द ऑर्डर ऑफ द कोडिंग सिस्टम इज, पहले क्या आएगा, साइट का कोड आएगा, फिर किस चीज का कोड आएगा, एक्सपेंस का कोड आएगा, और फिर उसके बाद फंक्शन का कोड आएगा। तो ये देख लें, सबसे पहले साइट का कोड आएगा,
फिर किसका कोड आएगा, फिर एक्सपेंडिचर का कोड आएगा, फिर उसके बाद फंक्शन का कोड आएगा। ठीक है। तो अब देख लें कि हमें सवाल क्या पूछा गया। मैंने यहाँ पर आप के लिए मेंशन कर दिया है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ उसने कि जी आपने करना क्या है। एन इनवॉइस फॉर द यॉर्क साइट, वो कहता है कि यॉर्क साइट की इनवॉइस है। तो यॉर्क साइट का कोड क्या है, 300। तो इसका मतलब ये कि हमारा सॉल्यूशन जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा 300 से स्टार्ट हो रहा है। यॉर्क साइट का कोड वो पूछेगा आपसे। ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, ट्रेवल कॉस्ट। अब ट्रेवल कॉस्ट क्या लिखी हुई है, ये आपकी ये ट्रेवल कॉस्ट लिखी हुई है। ठीक है। तो ट्रेवल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 500। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको दोबारा बताता हूं कि यॉर्क साइट है। ठीक है। यॉर्क का कोड कितना है, 300। और उसके बाद कौन से एक्सपेंस की बात कर रहा है, सिर्फ ट्रेवल एक्सपेंस की बात कर रहा है। ना रेंट की बात कर रहा है, ना पावर की बात कर रहा है, ना हीट एंड लाइट की बात कर रहा है, ना टेलीफोन की बात कर रहा है। सिर्फ किसकी बात कर रहा है, ट्रेवल कॉस्ट की। और ट्रेवल कॉस्ट के सामने कोड के लिखा है 500। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इनकर्ड बाय अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। वो कहता है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की कॉस्ट आपने दिखानी है। वो कहता है ना परचेजिंग की कॉस्ट दिखाएं, ना फाइनेंस की, ना प्रोडक्शन की, सिर्फ मुझे सेल्स की चाहिए। और सेल्स का कोड क्या है, 630। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे, मेरा ख्याल है 9 डिजिट पूरे भी हो गए हैं। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 डिजिट पूरे हो गए हैं। अब हमारा असल में क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 300, 500, 630। अब हम इसमें से ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन को ये क्लिक कर रहा है। हमारी ऑप्शन, पहली ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दूसरी ऑप्शन सही है, तीसरी ऑप्शन भी गलत है, चौथी ऑप्शन भी गलत है। तो हमारी ऑप्शन बी जो है वो क्लिक कर रही है। हमारी जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो बी है। जरा एक दफा चेक कर लेते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। चलें जी, ये देखिए, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 13 के लिहाज से हमारी जो ऑप्शन बी है वो क्लिक कर रही है, और ये हमारे सवाल का जवाब ये इलेबोरेट भी कर दिया गया है। ठीक हो गया। चलें आज हम वापस चलते हैं। हमारे जो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से जो क्वेश्चन है, मजीद क्वेश्चन 14 है और 15 है। हम ये दो सवाल मजीद करेंगे और हमारा कोडिंग सिस्टम के लिहाज से काफ़ी सारी प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाएगी। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 14 देखते हैं। द अकाउंटिंग सिस्टम नॉर्मली कंटेन्स कोड टू आइडेंटिफाई। वो कहता है कि जो अकाउंटिंग के कोड्स होते हैं वो किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं या किस चीज को शो करते हैं। वो कहता है टाइप ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट सेंटर, बिल्कुल ठीक है। द सप्लायर, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों जवाब, मेरे ख्याल में ये तीनों के तीनों जवाब जो हैं वो सही कोडिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके लिहाज से जो आंसर बनता है मेरा ख्याल है वो डी आंसर बनता है। 1 2 3, तीनों को जब इकट्ठा हम यूज करते हैं तो वो कोडिंग सिस्टम होता है। तो ये देख लें कि क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सप्लायर का भी जिक्र करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का भी जिक्र करता है, और कॉस्ट का जिक्र तो करता ही करता है। ठीक है। चले, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं। 15 को पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट शुड, वो कहता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो किस तरह होनी चाहिए, बी कोडेड टू अ कॉस्ट यूनिट, बी कोडेड टू अ डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स दैट इनकर द कॉस्ट, बी कोडेड टू एन ओवरहेड कॉस्ट सेंटर। वो कहता है कि इसको ओवरहेड कॉस्ट सेंटर होना चाहिए, या डी, ऑप्शन डी, नॉट बी कोडेड ऑल। डी तो बिल्कुल गलत है ये जवाब। वो कहता है कि उसको कोई ना कोई तो जो है ना वो कॉस्ट कोड देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो कॉस्ट कोड देना चाहिए वो सी है। सी का मतलब क्या है कि एक ओवरहेड कॉस्ट के तौर पर आता है। और वैसे भी इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती है सारी की सारी ओवरहेड कॉस्ट कहलाती है। हमने इसको कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो हमारा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो कोड बनता है वो किसके लिहाज से बनता है, कोडेड एज ए ओवरहेड कॉस्ट सेंटर। और हमारा आंसर बनता है सी। तो हम इसको देख लेते हैं, ये जी हमारा जवाब क्या है, तो हमारा जवाब सी बिल्कुल सही है।
तो ये था हमारा कॉस कोड्स का टॉपिक। उसमें कोडिंग सिस्टम की बात की गई, टाइप्स ऑफ कोड्स की बात की गई, और बहुत सारे जो है ना वो क्वेश्चंस की हमने डिस्कस किए, जिसके जरिए हमने कॉस कोड्स को डिफाइन करके सीख के उसको अप्लाई करना भी सीखा। मेरे ख्याल में आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे किसी भी तरीके से, जैसे आपको मुनासिब लगे, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसको जो है ना नोट डाउन कर लें, और इसके ज़रिए आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी मसला हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। माय नेम इज़ इम्तियाज़ बशीर, और मैं आपको किसी भी लिहाज से, अगर आपका एफसी में तो कोई इशू है, तो मैं आपको डिटेल से डिस्कस करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आज तक इतना ही काफ़ी है, और कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।